हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में सोशल स्टडी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज देखा था। आज हम सोशल स्टडीज़ का क्लास 8th का सेकंड चैप्टर जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर, ये देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो से कि हमने रिसोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और तीसरा वाला कौन सा था? जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उसमें से जो फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें जो है स्पेशली हम लैंड, सॉइल एंड वाटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज़ द ओनली नोन हेवनली बॉडी इन द यूनिवर्स विच हैज़ सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कह रहे हैं कि जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, वो ओनली हेवनली बॉडी है। हेवनली मतलब बाय नेचर, बाय गॉड मेड। ठीक है, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, जो कि जिसके पास सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिससे कि ह्यूमन बींग उस पर सर्वाइव कर सके और उसके साथ साथ एनिमल्स और प्लांट उस पर सर्वाइव कर सके। द सर्फेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड अबाउट 29% एंड वाटर अबाउट 71%। कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसमें लैंड का कितना परसेंट है? 29%, और वाटर का कितना है? 71%। वी सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ आवर नीड्स फ्रॉम आवर इमीडिएट नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब हम अपनी जो नीड है, हमारी ज़रूरतें हैं, वो डायरेक्ट हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से, जो प्रकृति है, उससे हम अपनी नीड को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट सच एज लैंड, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा एक्वायर मीनिंग एंड वैल्यू विद रेफरेंस टू नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द रीजन। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग तरह के एलिमेंट है, किसके? इन्वायरमेंट के, जैसे कि लैंड, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल, ये क्या करते हैं? हर चीज़ की अपनी महत्वता है, अपनी वैल्यू है। किसके अकॉर्डिंग? जो लोग हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी अकॉर्डिंग, डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, The needs of the people are not the same everywhere and depend mostly on the level of cultural and technological development of people। कह रहे हैं जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो हर जगह सेम नहीं है, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं ज़्यादा करके? जो उनका कल्चरल वैल्यू है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें की ज़रूरत है उस पर जो है लोगों की ज़रूरतें डिपेंडेंट है। The natural resources of the earth acquired value as a result of technological development। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अर्थ की हैं, वो एक्वायर्ड वैल्यू की तरह काम करती है। किसके लिए? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे है। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरत है वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो तीनों चीज़ आपस में लिंक्ड हैं। The gifts of nature become resources only when human beings locate them and find the use for them or propose to use them। मतलब जो हमारे नेचर में चीज़ें पहले से मौजूद हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बताया था, याद होगा आपको। जैसे यूरेनियम है वो रिज़र्व है लद्दाख में, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यूज़ में उतना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन उसमें और भी है कि हम हर जगह तो यूरेनियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यूरेनियम को भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो उसे ढूंढा जाता है। ढूंढेगा कौन? ह्यूमंस। तो इसी तरीके से ये जो ह्यूमंस है इनके पास गिफ्ट है जो कि ह्यूमन बींग्स उनको लोकेट कर सकता है, ढूंढ सकता है और तरीका ढूंढ सकता है उनको यूज़ करने का। जैसे मैंने आयरन ओर वाली बात बताई थी कि आयरन ओर को तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आयरन से कुछ यूटेंसिल बना लें, कुछ औजार बना लें, या फिर कुछ ऐसा आइटम बना लें, घर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लें, तो हम उस आयरन को अपने काम में यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिवर इज गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन वी यूटिलाइज द वाटर इन द रिवर फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन, नेविगेशन एक्सेट्रा। मतलब कि एग्जाम्पल दिया है रिवर का। रिवर नदी एक जो हमारे नेचर है, प्रकृति है, उसका गिफ्ट है। ठीक है, और रिसोर्स तभी बन सकता है जब हम उसके पानी को कैसे इस्तेमाल करें? इरिगेशन में, सिंचाई में, पावर जनरेशन में, बिजली बनाने में, नेविगेशन में, रोड मैप समझने में। ठीक है, आगे देखते हैं।
The distribution and possible uses of various types of natural resources, especially land, water and soil, are examined in this chapter. कह रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉसिबल यूजेस है डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, स्पेशली किन किन का, लैंड, वाटर एंड सॉइल का, इस चैप्टर में हमने उसके बारे में पढ़ाई की है. These natural resources are greatly influenced by the natural environmental conditions such as different elements of weather and climate, hydrological cycle, weathering of rocks, etc. जो natural resources हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे natural environment condition पे depend करते हैं. ठीक है, कैसे कैसे, सच एज वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदर जो है हमारा मौसम, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट हमारा मौसम. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल माने जो हमारी वाटर साइकिल होती है वो, और वेदरिंग ऑफ रॉक माने जो रॉक है उनका जो है उनका घिस के कम होना. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो ये सब इन्वायरमेंटल कंडीशन है. तो इस पर क्या डिपेंड करता है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, आगे देखते हैं. तो हमारा इसमें फर्स्ट स्टार्ट हो गया है लैंड रिसोर्स. तो लैंड रिसोर्स रेफर्स टू द शेप, फॉर्म एंड नेचर ऑफ द लैंड सरफेस. मतलब लैंड रिसोर्स किसको कहते हैं, शेप फॉर्म लैंड सरफेस का. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद द लैंड रिसोर्सेज. अधिकतर तो जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट किससे एसोसिएटेड है, लैंड रिसोर्सेज से. दे प्रोवाइड शेल्टर टू बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी, जो जीवित हैं और जो अजीवित हैं, उनको भी जो है अपने शरण में लेता है. द लैंड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ कंटेन लॉफ्टी माउंटेन्स, फ्लैट प्लेन्स, हाई प्लेट्यूज, आइलैंड्स एक्सेट्रा. तो जो अर्थ है वो उसके पास किस तरह की रिसोर्सेज मौजूद है, लॉफ्टी माउंटेन्स मतलब ऊंचे नीचे पहाड़, फ्लैट प्लेन्स प्लेन सपाट जमीन, हाई प्लेट्यूज ऊपरी चट्टाने, आइलैंड ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो. और एज नेचुरल रिसोर्सेज दे प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स. तो एज नेचुरल रिसोर्स वो क्या करती हैं, सब कुछ प्रोवाइड करती हैं ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए. द लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस. जो अर्थ का सरफेस है, जो हमारा अर्थ है उसके जो पूरी सरफेस है उसका लगभग 30% है. अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. कह रहे हैं कि जो 30% लैंड का ऑलरेडी सरफेस है उसमें से भी जो 90% लोग हैं वो केवल 30% जो है लैंड का हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं. मतलब लगभग 70% हिस्सा जो है लैंड का वो खाली है. ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड रिसोर्स आर नॉट इक्वली हैबिटेबल. क्यों? क्योंकि वो जो 70% एरिया है वो पूरी तरह से हैबिटेबल नहीं है. हैबिटेबल माने रहने योग्य नहीं है. हैबिटेबल का मतलब होता है रहने योग्य, और नॉट इक्वली हैबिटेबल लिखा है तो मतलब पूरी तरह इक्वली रहने योग्य नहीं है. सम पार्ट्स ऑफ इट आर ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड. मतलब कुछ जो पार्ट है, स्पार्सली माने कम, तो बहुत कम जो है संख्या में वहाँ लोग रहते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं रहते हैं. ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब जब नॉर्मल जो है लोग जब स्टार्टिंग में भी जब रहने लग गए थे तो देखते हैं कि जो नदी होती है उसके आसपास ही जो बड़े शहर होते हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है, भारत जैसा देश है उसमें बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं तो उसके पास ही पास बहुत सारे शहर आके बस गए हैं. लेकिन दुनिया के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर रहना पॉसिबल है ही नहीं. जैसे कि बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ़ गिरती हो, जैसे अंटार्कटिका है. ठीक है, और जो डीपर पार्ट्स ऑफ लद्दाख वगैरह है. ठीक है, रशिया है, जो ऊपर के आर्टिक रीजन है, यहाँ पे लोग का रहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है. और भी जगह हैं जैसे कि जो डेजर्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रेगिस्तान होता है, वहाँ पे भी रहना लोगों का इक्वली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती है. उसके अलावा जो हमारे दलदलें होती हैं उसमें रहना पॉसिबल नहीं है. ग्रासलैंड्स हैं उसमें रहना पॉसिबल नहीं है. तो ऐसी जो ज़मीनें हैं वो अनहैबिटेड होती हैं. ठीक है, इसमें देखिए फ़ोटो वगैरह दी हुई है. जैसे कि ये है एक बिल्डिंग की फ़ोटो है और ये ग्रासलैंड की फ़ोटो है, ये जो है रूरल एरिया की फ़ोटो है, लेक है. इस तरीके से फ़ोटो को देख करके आपको एक्सप्लेन किया गया है.
नेक्स्ट देखते हैं, हम टेबल देख लेते हैं, लेस हैबिटेबल एरियाज एंड हाईली हैबिटेबल एरियाज। तो इसके बीच में डिफरेंस दिया गया है। तो लेस हैबिटेबल एरियाज में कौन कौन से? माउंटेनियस एरियाज हैविंग स्टीप स्लोप्स एंड रग्ड टेरेन। ऑब्वियसली जो हमारी जो माउंटेन्स होती हैं, अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो टॉप में कौन रहेगा? उसमें ना पानी की व्यवस्था होगी और उधर जो है एयर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है, वहाँ सांस लेने में तकलीफ होगी, बाजार निकट नहीं होगा, तो वहाँ जल्दी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। और जो हाईली, मैंने जैसे बताया कि लोग नदियों के आसपास रहना पसंद करते हैं, तो रिवर वैलीज़ के पास लोग ज़्यादा करके आके बस जाते हैं। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन्स, बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी हो, बहुत ज़्यादा जहाँ सर्दी हो, वहाँ लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वाटर लॉग्ड एरिया, जैसे मैंने बताया स्वैम्प एरियाज होते हैं, दलदली वाले इलाके, दलदल वाटर लॉग एरिया, दलदल में नहीं रह सकते। थिक फॉरेस्ट एरियाज, बहुत ज़्यादा जहाँ घना फॉरेस्ट हो वहाँ लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जानवरों का डर रहता है कि कौन सा जंगली जानवर आके जो है उनके बच्चों को उठा ले, या फिर जो है उनके जो पशु पक्षी हैं उनको बर्बाद कर दे। फिर हम हाईली हैबिटेबल एरियाज में, रिवर वैलीज मैंने समझा दिया आपको। प्लेन एरियाज हैव फर्टाइल सॉइल, ऐसी प्लेन समतल भूमि जहाँ पे जो है जमीन उर्वरक हो, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो। ग्रासलैंड, प्रेरीज, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, वैसे सारे ग्रासलैंड में रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रेरीज है, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको चारा मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, समतल जमीन मिल जाएगी, मौसम अच्छा रहेगा, ना ज़्यादा सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो ग्रासलैंड्स हैं उनको अलग अलग नाम से होता है, जैसे कि प्रेरीज है, और भी कई नाम हैं। कमेंट करके बताइए कि ग्रासलैंड के दूसरे देशों में और कौन कौन से नाम हैं। Thus the is uninhabited, हमारा जमीन वो uninhabited है। The uneven distribution population is controlled by variety of factors, जो होकर रहने का जो पैटर्न है पॉपुलेशन का, बहुत ही अलग, वो कंट्रोल किस बात से होता है? वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे देखते हैं। These are the quality of availability of water, fertility of soil, climate etc. है क्वालिटी ऑफ लैंड, जो है वो किसकी क्या है? पानी है, उसकी उपलब्धता की, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, वो उर्वरक है कि नहीं है, वहाँ मौसम कैसा है, द एडिक्वेट प्रेजेंस ऑफ रिसोर्स अट्रैक्ट नंबर ऑफ पीपल। अगर यहाँ चीज़ें ये चारों उपलब्ध हों तो पे जो जमीन है उस जमीन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीपल लोग रहने लगेंगे। पीपल यूज द रिसोर्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। स्टार्टिंग लिया है कि जो लोग हैं वो जरूरतें पूरे करने के लैंड रिसोर्सेज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं लैंड यूज। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेजिंग, लाइवस्टॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेस, कैनल्स एंड फॉर माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो लोग हैं लैंड को पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो हमारे फसलें उनको उगाने के लिए, ग्रेजिंग, लाइव मतलब जो हमारे जानवर हैं उनको चराने के लिए, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कैनल बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो उत्पाद वो बनाने के लिए। और कॉमनली वर्ड एज लैंड, इन सबको क्या कहा जाता है? लैंड। द लैंड यूज वेरीज फ्रॉम रीजन टू अनदर, ठीक है, मतलब पैटर्न है यूज का वो अलग अलग पे निर्धारित है। इट मे ऑल्सो वेरी विद इन अ रीजन ओवर, एक ही रीजन में है वो वेरी कर सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन in many parts of the world has converted large part of forest into croplands and agricultural lands into urban residential areas and industrial areas। मतलब कि जो पहले जो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय जो है इतने ज़्यादा लोग नहीं थे और ज़्यादा करके जो जंगल उसमें पाए जाते थे ज़मीन में, तो उनको धीरे धीरे जो है लोग जब बसने लग गए तो काट काट के उनको क्रॉपलैंड्स मतलब उनको सिंचाई बुआई सबका काम करने के लिए यूज़ करने लग गए। और फिर धीरे धीरे जो है जो एग्रीकल्चरल लैंड है जो इनमें वो लोग खेती बाड़ी करते थे वो ज़मीन को भी लोग रेसिडेंशियल एरियाज़ घर बनाने के लिए, रहने के लिए या इंडस्ट्रियल एरियाज़ फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए यूज़ में लाने लग गए। Different factors are responsible for the changes in land use pattern of the country or region at a given time। मतलब जो हमारे लैंड यूज़ का पैटर्न है यूज़ करने का किसी भी देश में या एक रीजन में एक टाइम पीरियड में सब जगह अलग अलग है। फिजिकल फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एक्सेट्रा डिटरमाइन द लैंड यूज़ पैटर्न। अब बताया जा रहा है कि टोपोग्राफी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो लैंड है उसका जो है किस तरह से पैटर्न है
बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है या पानी है या फिर डेजर्ट है, ये सब जो है टोपोग्राफी में आता है। सॉइल है, सॉइल किस टाइप का सॉइल है, क्लाइमेट क्या है, मौसम कैसा है, पानी की उपलब्धता, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स है वहाँ बहुत ज़्यादा पथरीला तो नहीं है या फिर कुछ पत्थर मिलते हैं कि नहीं है, और मिनरल्स, जहाँ रॉक्स रहते हैं वहाँ मिनरल्स की उपलब्धता ज़्यादा रहती है। तो ये सब जो है लैंड यूज़ पैटर्न पे को निर्धारित करती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, लैंड टेन्योर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर सच इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज़ ऑफ अ कंट्री। मतलब कह रहे हैं कि जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली कि जहाँ पे जो चीज़ उपलब्ध रहेगी वहाँ, जैसे माइनिंग है तो वहाँ पे अगर हमारे पास मशीन है, उपलब्धता बिजली है और पानी है, तो हम उसमें उस जगह को हम यूटिलाइज़ किया जा सकता है, नहीं तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी। लैंड टेन्योर है, जो गवर्नमेंट है वो कई कई बार जो है लीज पे दे देती है लैंड को कि आप 30 साल के लिए ले लीजिए, 10 साल के लिए ले लीजिए, तो एक टाइम पीरियड रहता है, ये टेन्योर टाइम पीरियड है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ निर्धारित कर देती है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, इसमें जो है आप जो है कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, तो इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी निकाल देती है। और कुछ कुछ अलग इकोनॉमिक या ह्यूमन फैक्टर्स रहते हैं, कुछ एसोसिएटेड रहते हैं कि जैसे कि कब्रिस्तान है तो उसमें लोग जो है उनकी जो है रिलीजियस भावनाएं समर्पित रहती है, तो वो लोग उसको यूज़ में उस तरह से नहीं लाते हैं। तो ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज़ ऑफ अ कंट्री। मतलब ज़मीन के इस्तेमाल के लिए जो है ये सब पैटर्न काम में आते हैं। स्टडी ऑफ द टेबल गिवन ओवरलीफ showing land use in various countries will bring out this pattern of utilization or land in different parts of the world। जो हमारा टेबल आगे दिया हुआ है वो अलग अलग कंट्री में किस तरह से ज़मीन को यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो ये अलग अलग जो है कंट्रीज़ हैं, जैसे कि रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, इंडिया, जापान, फ्रांस, यूके, और ये वर्ल्ड का कंपैरिजन किया हुआ है इस टेबल में, जिसमें क्रॉपलैंड है, पेस्चर है, फॉरेस्ट है, अदर यूजेस है, टोटल है। इस तरीके से जो है जो ज़मीन है उनका जो है परसेंटेज दिया हुआ है, कोई 8% है, कोई 4% है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें पेस्चर का जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा है 56%, ठीक है। अब क्रॉपलैंड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इंडिया में है 57%, उसके बाद 35% फ्रांस में। मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में लैंड को यूज़ करते हैं। अब फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, रशिया में, देख रहे हैं आप। उससे भी ज़्यादा किस में है, ब्राज़ील में, कितना है 66%, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा किस में है 67। वैसे तो जापान छोटा देश है, लेकिन अगर हम ज़मीन को कंपेयर करें परसेंटेज के हिसाब से तो जापान की जो भूमि है वो सबसे ज़्यादा जो है उसमें फॉरेस्ट पाया जाता है। और रशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो उसके कंपैरिजन में जो है फॉरेस्ट की मात्रा है 44% है, ठीक है। उसी तरीके से हम आगे देख लेते हैं, चाइना में जो अदर यूजेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा लैंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अरेबल लैंड्स को। अरेबल लैंड्स क्या होते हैं, फर्टाइल रिवर वैलीज एंड प्लेन्स आर द मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे आर सूटेड टू एग्रीकल्चर। कह रहे हैं कि जो रिवर वैलीज़ हैं और जो प्लेन्स हैं वो फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल माने उपजाऊ होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं। ये पॉपुलेटेड एरियाज़ मतलब उसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ठीक है, उपयोगी होते हैं। ओवर 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन्स। मतलब जो 66% लोग हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन के, वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, सब ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड जोन्स। जो हमारा अर्थ है उसमें लैटिट्यूड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो है रीजन अगर हम उसको डिवाइड कर दें, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और जो है अलग अलग जोन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें सब ट्रॉपिकल होता है। तो सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में जो है जंगल की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उसमें जंगल भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, पशु पक्षी सब रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब ट्रॉपिकल रहते हैं। उसी तरीके से अलग अलग एरिड रीजन होता है, एरिड सूखा रीजन वगैरह, इस तरह से आगे आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से सब ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड जोन। मिड लैटिट्यूड जो है अर्थ के, अगर हम ऐसे करके लैटिट्यूड्स बना दें लंबा लंबा, तो इसमें जो है जो सेंटर वाला है मिड लैटिट्यूड जोन्स में ज़्यादा करके लोग कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज एंड दिस फिगर इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अप। मतलब 50% लोग जो हैं लोग शहरी एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं और आगे चल के ये फिगर जो है आगे बढ़ सकता है। द अर्बन एरियाज कॉन्स्टेंटली नीड मोर लैंड फॉर सेटलमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, लेजर एक्टिविटीज़ विच इंक्रीज द प्रेशर ऑन लैंड। मतलब कह रहे हैं कि
शहरी एरिया में जो है रहने के लिए लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे मॉल्स हो गए, जिम्स हो गए, तो और लेजर एक्टिविटीज़ हो गई, प्लेग्राउंड्स हो गए, तो ये सब बनाने के लिए जो है लैंड बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है और इसके लिए लैंड की जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर एग्रीकल्चर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अर्बन कॉलोनी। इस वजह से जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, हमारी जो किसान की भूमि है वो यूज में ला रहे हैं। विद अ फास्ट इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका, द प्रेशर रैपिडली। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो बहुत दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है, जिसमें एशिया और अफ्रीका जैसे देश हैं, तो उसमें जो लैंड का जो प्रेशर है, जो लैंड यूज करने का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फॉरेस्ट कन्वर्ट टू अर्बन, जो जंगल है और ग्रासलैंड है उनको अर्बन लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। टुडे 76% ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम क्रॉपलैंड, 17 फ्रॉम पेस्चर्स दैट सस्टेन लाइवस्टॉक फॉर ग्रेजिंग एंड 7% फ्रॉम फिशरीज। बट 700 मिलियन पीपल in the world do not have enough to eat because they are living below poverty line. They cannot afford to meet their basic need. कह रहे हैं कि जो 76% ऑफ द फूड है वो कहाँ से आता है? क्रॉपलैंड से आता है, 17% पेस्चर से आता है, और जो है बाकी जो है ग्रेज करने के लिए, जानवरों को चराने के लिए, और जो है 7% फिशरीज से आता है। लेकिन फिर भी 7 मिलियन लोग जो हैं उनके पास खाना खाने के लिए इनफ, मतलब ज़्यादा फूड प्रेजेंट नहीं होता और गरीबी के रेखा के नीचे रहते हैं, क्योंकि वो अपनी जो ज़रूरतें हैं खाना खाने की वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।